वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, तुम हो वो सिस्टम, तुम वो सिस्टम। हमने तुम्हारे ऊपर काम किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव वर्क डन हो गया, नहीं नहीं। कोई भी जो आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मिलता है वो 100% एफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम जानते ही हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के थ्रू। तो इस कारण से 100% एफिशिएंसी पाना हमारे लिए नामुमकिन होता है। ठीक है, T2 और T1 को ऐसे वेरी करता हूं कि एक में से घटाने पर ये वाली क्वांटिटी कैसी आ जाए, बहुत छोटी, तो मेरे को करीब करीब 100% एफिशिएंसी मिल सकती है। तो हेलो बच्चों, आज अपन लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं केटीजी के बाद, वो होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तैयार एकदम मस्त खा पी कर आए हो? चलो ठीक है, बहुत लंबा नहीं है, रैपिड रिवीजन है भाई, और रैपिड रिवीजन में तुमको पता है कि रिवीजन को रैपिडली करना होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स। आज की कहानी कुछ इस प्रकार से कि थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके अंदर थर्मल भी आती है और डायनामिक्स भी आती है ना। बहुत बढ़िया सर, संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा की जाए। और जीरोथ लॉ जो होता है उसमें दो सिस्टम होते हैं और दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी तीसरे सिस्टम के साथ में, ठीक है, तो वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बात जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता लगती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट सप्लाइड की बात होती है, इंटरनल एनर्जी की बात होती है और साथ में बात होती है वर्क डन की। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री वाले नियमों से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है इस जगह। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो डेल्टा क्यू यानी जो आप लोग हीट दे रहे हो दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना। मतलब ये अपन ने थोड़ा सा नॉर्मल एक आम आदमी की टर्म्स में लिख दिया, नहीं तो असल में अपन लोग ऐसे लिखते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये असल में इसका रियल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, है ना। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है कि जो भी आप लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी गैस को, तो एक पार्ट ऑफ द हीट तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और दूसरा जो पार्ट है वो आपको वर्क डन के रूप में मिलता है। तो यही लिखा है कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है भाई, चलो साइन कन्वेंशन कैसे लेना है वो आप लोगों को बताया हुआ है, जिसके अंदर आप लोग मेजरली गलती करते हो। यही तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का उल्टा हो जाता है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड की बात होती है तो हम लोग पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं, है ना, मतलब पॉजिटिव हीट की बात करते हैं। हीट रिजेक्ट करते हैं तो हम लोग नेगेटिव हीट जो है यानी क्यू को नेगेटिव लेना होता है रिजेक्टेड के अंदर। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो इन दैट केस डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। सब लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, अगर सिस्टम काम करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर सिस्टम पर हमें काम करना पड़ता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। ये बात याद रखें, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम तुम पर काम करते हैं और फिर तुम खुद पर काम करते हो, समझना, डन बाय द सिस्टम। तो तुमने क्या किया, खुद पर काम किया, तो वर्क डन पॉजिटिव आया, आउटपुट पॉजिटिव आया। खुद पर काम ही नहीं करोगे तो आउटपुट कैसे पॉजिटिव आएगा। तो ये जो खेल है इस खेल को समझना है। वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, तुम हो वो सिस्टम, तुम वो सिस्टम। हमने तुम्हारे ऊपर काम किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव वर्क डन हो गया, नहीं नहीं, हमने तुम लोगों को सिखा दिया। अब जब तक तुम खुद के ऊपर ही काम नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यही वाली बात अपने को समझनी होती है कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है ना, जब तुम लोग खुद से काम करोगे खुद के ऊपर तब पॉजिटिविटी आती है जीवन में। आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और ये एक बहुत ही भारी फिलोसॉफिकल बात भी हो गई है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन एक जैसी होती है ना भाई, और क्यू की वैल्यू डब्ल्यू के बराबर आ जाती है बिकॉज डेल्टा यू इज 0। किसी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसीलिए वर्क डन 0 हो जाता है। किसी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो क्यू है उसकी वैल्यू आती है भाई म्यू सीवी डेल्टा टी, है ना, डेल्टा यू की वैल्यू के हिसाब से। और वर्क डन की वैल्यू कैसे लिखते हैं, म्यू आर डेल्टा टी। तो टोटल जो क्यू लिखा अपन ने उसकी वैल्यू क्या लिखी है, देख, डेल्टा यू इधर है और डब्ल्यू इधर है, तो डेल्टा यू हो गया म्यू सीवी डेल्टा टी प्लस म्यू आर डेल्टा टी। म्यू डेल्टा टी को बाहर निकाल ले तो देख क्या होगा, म्यू डेल्टा टी कॉमन लेके निकाला तो सीवी प्लस आर बचेगा, और ये सीवी प्लस आर क्या होता है, सीपी। तो यहां से अगर ध्यान दोगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू सीपी डेल्टा टी। और होता भी है ना, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो कैसा प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे सी कन्वर्ट्स इनटू सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी कन्वर्ट्स इनटू सीवी। बस वही देखना है। तो देख म्यू सीपी डेल्टा टी, कितना सुंदर सा रिजल्ट आ गया। यहां क्या आ रहा था, क्यू म्यू सीवी डेल्टा टी आ रहा था ना,
बात खत्म, इसमें तो वर्क डन 0 ही था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस जिसके अंदर पीवी की पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, तो या तो ऐसा लिखा हुआ दिखेगा या ऐसा तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा कि भाई ऐसा दिख जाए, टी की पावर गामा और पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या ऐसा कन्वर्ट करके दिखाओ कि टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये 2-4 तरीके हैं जिनको याद रखोगे तो अच्छा है। और फिर इसका वर्क डन भी लिखवा रखा है, तो वर्क डन की वैल्यू माइनस डेल्टा यू के बराबर होती है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 होती है किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू 0 है। तो अगर ये 0 हो गया तो आपके पास क्या बचा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ऐसे में जो वर्क डन आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा यू। ठीक है, अब यही वाली वैल्यू क्या होती है, म्यू सीवी डेल्टा टी, वो वैल्यू को अपन ने पुट कर दिया, माइनस साइन अंदर ले गए तो डेल्टा टी में T1 माइनस T2 हो गया। और इस कारण से हमारा जो रिजल्ट आया, ये जो म्यू डेल्टा टी वाली जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू से हमने P1 V1 माइनस P2 V2 भी लिख लिया, और डिवाइड किससे हो गया बेटा, ये गामा माइनस 1 से। ये वाली बात ध्यान रखें, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सारी कहानी है ना। किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि वो डेल्टा टी से डिफाइंड है। तो डेल्टा यू क्या हो गया बेटा, 0, तो Q की वैल्यू सीधे W के बराबर है, यानी जो भी हीट दो वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है ना। जोरदार प्रोसेस, जितनी हीट दे रहे हैं सारी वर्क डन में। हाँ, डेल्टा यू 0 कर दे। हाँ, आइसोथर्मल, डेल्टा टी 0 है ना बेटा, थर्मल मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और इस कारण ऐसा होता है। तो जो हमारा Q है उसके दो सुंदर सुंदर रिजल्ट्स आते हैं, म्यू आर टी एल एन V2 बाय V1 या फिर म्यू आर टी एल एन P1 अपॉन P2। दोनों ही रिजल्ट्स आप लोग याद रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जिसमें पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट लिया गया है, उस प्रोसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो होती है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये मैंने केटीजी में भी बताया था। गैस के द्वारा वर्क डन जो है, जो अभी अभी देख यहाँ पे गामा के लिए यहाँ लिखा था ना, कहाँ चला गया ये रहा, एडियाबेटिक के लिए अपॉन में गामा माइनस 1, इसको x कर दे, बस हो गया अपना काम। ये देखो x, ठीक है, और ये nr डेल्टा टी अपॉन x माइनस 1, या फिर माइनस साइन बाहर निकाल के भी कर सकते हो। पीवी ग्राफ की स्लोप ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर डायग्राम एट एनी पॉइंट, तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ पी बाई वी होती है। माइनस एक्स टाइम्स का मतलब अगर ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता तो उस केस में डीपी बाई डीवी की जो वैल्यू आती, वो वैल्यू आती माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी, है ना। तो जितना ज्यादा गामा होगा उतना स्टीप आप लोगों को स्लोप मिलेगा, है ना भाई। किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो एफिशिएंसी क्या होती है, हमेशा सोर्स और सिंक से निकाली जाती है। सोर्स मतलब जहां से आप लोगों ने एनर्जी दी है, और सिंक वो जहां पर आपकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की गई है, यहाँ वर्किंग सब्सटेंस से निकलने के बाद में जो रिजेक्टेड पार्ट है उस वाले पार्ट की बात कर रहा है। क्योंकि एक पार्ट तो वर्क डन कर गया, और जो बचा हीट का पार्ट जिससे वर्क डन नहीं किया वो गया सीधे सिंक में। सोर्स वो जहां से तुमने एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू की, यहीं से एनर्जी हम लोग एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं कि कोई भी आपका अगर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है तो वो कितना एफिशिएंट है। और एफिशिएंसी हमेशा डिफाइन की जाती है आउटपुट अपॉन इनपुट से, ये तो अपन लोग जानते ही हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100 और कर दो तो वो परसेंटेज एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, सालों से पढ़ रहे हो इस वाली बात को। तो वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस अपॉन हीट सप्लाई, आउटपुट तो यही है ना बेटा, वर्क डन। तो अगर देखा जाए तो Q1 के कितने टुकड़े, Q1 की वैल्यू है W प्लस Q2, तो अगर आप ध्यान देंगे तो W की वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस Q2। तो ऊपर क्या चला जाएगा बोलो, वर्क डन, वर्क डन अपॉन Q1, जो हीट सप्लाई है वो तो Q1 है, तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और अगर इसको भी हम ऐसे लिख लें 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो तुम्हारे Q2 को कोई दिक्कत तो होगी नहीं होगी सर, है ना। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही क्या बन जाएगी तुम्हारी एफिशिएंसी परसेंटेज, दिस इज Q2 बाई Q1। और क्योंकि Q जो है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो इसी Q2 बाई Q1 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100। तो इससे भी प्रोपोर्शनलिटी होती है टेम्परेचर वाली, तो बस यहां से हमारे को ये वाली चीज पता लग जाती है। क्योंकि कोई भी जो आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मिलता है वो 100% एफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम जानते ही हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के थ्रू। तो इस कारण से 100% एफिशिएंसी पाना हमारे लिए नामुमकिन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल आप लोगों ने देखी होगी ना, दो प्रोसेस आइसोथर्मल पीवी ग्राफ जब बनाते हैं और दो प्रोसेस एडियाबेटिक होता है, कुछ इस तरह की होती है कार्नोट साइकिल। ये मतलब यहां से अगर शुरू कर दो तो 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 जो है वो आइसोथर्मल हो गया, फिर 3 4 आइसोथर्मल हो गया, 2 3 एडियाबेटिक होता है, 4 1 एडियाबेटिक होता है।
ठीक है ना। तो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, मतलब 4 तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं, पर 4 में 2 ही तरह के प्रोसेस हैं रियल में, क्योंकि 2 आइसोथर्मल है और 2 एडियाबेटिक है। 2 ही तो है आइसोथर्मल, 1, 2 और 3, 4। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रही है, ये भी कांस्टेंट पे चल रहा है, ये किसी T1 पे चल रहा है, ये किसी T2 पे चल रहा है। और इसका जो एरिया अंडर द कर्व है उससे अपने को क्या मिलता है, वर्क डन। हाँ, हीट इनपुट दिया ना तुमने Q, और आउटपुट में तुम्हें वर्क डन मिल गया, यही तो कहानी है, हो गई कहानी, और क्या, सिंपल सी बात। ये एक आपकी कार्नोट साइकिल है। अब इसमें वो स्ट्रोक वगैरह होते हैं, सक्शन स्ट्रोक और ये सब, उसके अंदर अपने को नहीं पढ़ना है, उतना अपने से नहीं पूछना। तो कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी वही 1 - T2/T1 जो अभी मैं आपके लिए निकाल के आया था। किसी रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, सर्टिफिकेट लिख दिया, मैं भी चौंक गया, एक ही लिखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है बीटा, उसकी वैल्यू होती है Q2/W, और Q2/W जो है उसकी वैल्यू जब लिखते हैं तो वही Q2/W, W वही Q1 - Q2, तो T2/T1 - T2 आ जाता है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है ना वो उल्टे प्रोसेस पे काम करता है, ये तो चीजों को ठंडा रख रहा है ना गर्मी में भी, तो इसका मतलब सारा उल्टा प्रोसेस है। तो वो चीजों के अंदर से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक देता है। कर लो ठंड, कर लो गर्म, कैसे करोगे, मैं उसमें से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक दूंगा, तो उल्टा प्रोसेस है। तो लो टेम्परेचर सिंक से चालू होता है, ये देख, सिंक से आगे बढ़ा, हाँ, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर तुमने वर्क किया, और ये सोर्स की तरफ Q1 आ गया। तो अगर अभी भी ध्यान दोगे तो Q2 और W तुम्हारा इनपुट है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, Q1 पे, है ना जादू। तो ये रेफ्रिजरेटर में इसीलिए एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन किया जाता है कि कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो सेकंड लॉ की कहानी जो है ना वहां पर वो उसकी चर्चा हो गई। और एंट्रोपी वाला पार्ट तो अपने सिलेबस में ही नहीं होता, तो हम लोग उस सिलेबस के बाहर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, एंट्रोपी में तो बहुत चीजें बताने को है, एंट्रोपी में घुस जाओ तो फिर सब बताओ ना, यूनिवर्स की एंट्रोपी और दुनिया भर की, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मचाने को, पर फालतू में हम फिजिक्स में एंट्री नहीं मारते, नहीं तो फिर केमिस्ट्री वालों को चोट हो जाएगी उनके साथ, ऐसा नहीं करना। हाँ तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस डेल्टा P अपॉन माइनस dB/V, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, dP अपॉन माइनस dV/V, है ना, बल्क मॉड्यूलस जो अपन लोग पढ़ते हैं ये वही है। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस के अंदर -V टाइम्स ऑफ dP/dV आ जाता है, ऑल्दो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये भी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर बल्क मॉड्यूलस गामा टाइम्स हो जाता है, तो पता ही है, चलो इसको मार्क कर लो, कोई बात। भाई बीटा जो एडियाबेटिक प्रोसेस का होता है ना वो गामा टाइम्स हो जाता है आइसोथर्मल वाले, तो गामा टाइम्स ऑफ बीटा आइसोथर्मल, है ना। हाँ, मतलब यहाँ माइनस साइन जो है ना इसके साथ गामा और चिपक जाएगा, फिर ये किसका बन जाएगा, एडियाबेटिक का। हाँ ठीक है। वर्क डन इज लीस्ट फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस एज शोन इन द एक्सप्रेशन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका गामा सबसे ज्यादा था, तो सबसे स्टीप भी यही था ना, तो अपन ने एक पीवी ग्राफ बना लिया और उसमें देखा भाई वॉल्यूम तो आपका प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ आ गया, देख। और फिर आइसोथर्मल जो है वो पीवी ग्राफ सिंपल हाइपरबोला था, पर एडियाबेटिक जैसे ही हुआ तो वो गामा टाइम्स हो गया ना बेटा। क्या गामा टाइम्स हो गया, अरे dP/dV वाली जो वैल्यू है, जो अपन ये लिख रहे हैं dP अपॉन माइनस dV अपॉन V, इसको गामा गुणा कर दिया ना, हाँ, तो स्लोप बदल गई ना, तो इनकी स्लोप ज्यादा हो जाएगी। अब सबसे ज्यादा स्लोप किसकी होगी, मतलब नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसकी गामा सबसे ज्यादा होगी, और गामा सबसे ज्यादा तो मोनो की होती है। हाँ बिल्कुल सही, तो मोनो सबसे नीचे आती, सबसे स्टीप, हाँ मोनो सबसे नीचे, जो ज्यादा स्टीप वो सबसे नीचे, है ना, जिसकी गामा ज्यादा वो सबसे नीचे। तो मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक लीनियर, और फिर ट्राइएटॉमिक, है ना, नॉन लीनियर वाला। तो ये इस प्रकार से आता है, तो जो लीस्ट वर्क डन है वो मोनोएटॉमिक मिलेगा, क्योंकि ये वाला एरिया ही आपका सबसे कम, ध्यान देने पे ऐसा पता लगे। तो दो आइसोथर्म्स कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, नहीं, दो आइसोथर्म कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। दो एडियाबेट्स कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यस वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, दो एडियाबेट इंटरसेक्ट कर लेंगे, पर दो अलग अलग आइसोथर्म कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, वो पैरेलल चल लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक इंटरसेक्ट कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है सर, ये कर रहे हैं, हो रहा है ना इंटरसेक्शन। तो अगर आपको इससे पहले की भी कहानी देखनी हो ना, तो इन्हीं वाले ग्राफ्स को पीछे खींच लिया करो,
इन्हीं को पीछे खींच लो, तो इससे पहले की कहानी भी पता लग जाएगी। सब बहुत आसान होता है वाला ग्राफ। कई बार आगे की जगह पीछे का बना देते हैं ऐसे, और फिर पूछते हैं तो लोगों को डर लगता है। तो ऐसे में जो सबसे ऊपर होता है ना, वो सबसे नीचे बन रहा होता है, मतलब ये मोनो है ना, और ये जो है ये आपका आइसोथर्मल है। तो ध्यान रखिए, ऊपर में उल्टा चल रहा होता है। तो एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ अ बलून, लीडिंग आउट नहीं है, लीकिंग आउट है ना, लीकिंग आउट ऑफ अ बलून बिकम्स कूलर एज द एयर लीकिंग, एज द लीकिंग एयर अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बहुत फास्ट होता है ना। अरे टायर के नोजल से हवा, ठंडी हवा आती है ना भाई, वही वाली चीज है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट फॉरबिड द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। इसीलिए तो सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू लो से हाई भी हीट बहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो गड़बड़ थी ना बहुत बड़ी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलाउ मेनी प्रोसेसेस व्हिच एक्चुअली डोंट हैपन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं एक पीवी ग्राफ बना रहा हूं और उसमें क्लॉकवाइज घूम रहा हूं एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। और वहीं अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, तो मेरा वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ऐसा है और ये क्लॉकवाइज घूमने पर ऐसा है। ध्यान रखें, पी वर्सेस वी ग्राफ है, वीपी ग्राफ होगा तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ये भी हम लोग जानते हैं। कार्नोट इंजन आ गया, जिसके बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। कार्नोट इंजन बनाया इसलिए गया था कि एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले। हाँ, अब वो टेम्परेचर में चेंजेस लाते रहो, 1 - T2/T1 करते रहो, और फिर बोलते रहो कि चलो अब मैं टेम्परेचर में चेंजेस लाता हूं, T2 और T1 को ऐसे वेरी करता हूं कि एक में से घटाने पर ये वाली क्वांटिटी कैसी आ जाए, बहुत छोटी, तो मेरे को करीब करीब 100% एफिशिएंसी मिल सकती है, जो रियल में इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हाइपोथेटिकल बोलते हैं इसको। कैसा बोलते हैं इसको? हाइपोथेटिकल। पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा बेसिस था आगे बढ़ने के लिए हमें फिजिक्स सीखने के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं ना यार, ऐसा थोड़ी है बस एक ही चीज पर फिजिक्स चल रही है, इसलिए। ठीक है ना बेटा? तो कुछ सवाल है, जल्दी से देख लेते हैं, तुम भी देख लो भाई। क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 R2 दिया हुआ है थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशो। कितनी हीट चाहिए Q इनका क्या बढ़ाने के लिए? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, R1 और R2 का। और R2 की वैल्यू है R1 की वैल्यू है 1.5 R2, और टेम्परेचर दे रखा है 1 केल्विन से बढ़ाना है। तो हीट क्या होती है? ms डेल्टा T। अब देख, इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, मास तो दिया हुआ नहीं है, पर हमें पता है कि रेडियस दिया हुआ है। अब मास और रेडियस का रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो मास को हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बोलते हैं। तो डेंसिटी अगर सेम है, क्योंकि दोनों ही कॉपर के हैं, और क्या दो अलग अलग तरह का कॉपर नहीं भाई, दोनों कॉपर है, तो अब डेंसिटी सेम ले ले। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करो तो 4/3 पाई r क्यूब कर दो, तो मास की प्रोपोर्शनलिटी r क्यूब के साथ में आ जाएगी। ये वाली क्वांटिटी सब कांस्टेंट हो जाएंगी। वही चीज यहां पर काम में ले ली गई। तो देखो, डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 सीधे R की प्रोपोर्शनलिटी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी सारी क्वांटिटी तो सेम ही है, तो वो तो कट ही जाएंगी। 1 केल्विन से बढ़ाना है, वो सब बातें तो सेम है। ठीक है, चलो। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट 249 किलो पास्कल, टेम्परेचर 27 डिग्री, डेंसिटी जो है वो क्या होगी? तो पीवी की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर टी। अब इस म्यू को लिखने के तरह तरह के तरीके। म्यू को क्या लिख लिया? m/m/r/t। और फिर किसी की इच्छा हो गई कि वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, तो P इज इक्वल टू m/v इंटू 1/m/r/t बन जाएगा। और यहां से क्या बन गया? ये डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या बन गया? P/ρ इज इक्वल टू RT बाय m। ठीक है, जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। देखो, डेंसिटी निकालनी है, वैल्यूज को पुट करो और आंसर पाओ। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी तो आनी चाहिए, आइडियली तो आनी चाहिए। हाँ, दुनिया में आइडियल चीजें होती नहीं है, और गैस की इक्वेशन आइडियल पढ़ा रहे हैं, रियल गैस पढ़ा नहीं रहे हैं। तो अभी आइडियल ही पढ़ दो यार, और क्या। अभी तो आइडियल पढ़ दो, आगे की किसने देखी है, कौन कौन सी गैसें पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी गैसें सूंघनी पड़ेंगी, क्या पता। तो इसीलिए जैसा है वैसा पढ़ लो, है ना भाई? ठीक है, चलो एक और सवाल। तो एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज, मोनोएटॉमिक गैस के लिए जल्दी बताओ कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? मेरे को नहीं पता सर। हाँ याद है ना, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बता, ये चीज भी अगर नहीं याद है तो कितना इजी सवाल आता है। तो नीट के सवाल करने का जो तरीका है ना, देख, उसका तरीका यही है कि पहले क्वेश्चन पढ़ ले। अगर एक बार में क्लिक नहीं कर रहा ना कौन सा कंसेप्ट है, तो दूसरी बार पढ़, और फिर एक बार और पढ़ ले, तीसरी बार में जनरली क्लिक कर जाता है।
हम लोग क्या करते हैं, पहली बार में पढ़ते हैं हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे यार ये तो याद ही नहीं आ रहा। कई बार ऑप्शन देख के ही हमें याद आ जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे हैं, हाफ केटी, 3/2 केटी, 5/2 केटी। अब केटी सुन के भी याद आना चाहिए ना। तो नीट के क्वेश्चन की ये खास बात है कि हम लोगों को कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कंसेप्ट याद आ जाता है। एक बार में नहीं आता तो दूसरी बार में आ जाता है, दूसरी में नहीं आता तीसरी बार में आ जाता है, 3 बार पढ़ लो सवाल, क्या दिक्कत है पहली बार में नहीं हो रहा था। क्योंकि अब देखो रिव्यू करने का समय भी कम हो गया ना, वो जो 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे अब वो भी चले गए। तो मैं तो ये मानता था कि चलो 20-30 मिनट आप लोग OMR भरने में लगा देते हैं तो कम से कम 3 घंटा प्रॉपरली पेपर तो करोगे, पर अब तो वो भी नहीं हो पा रहे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अपना ध्यान रखो और मस्त रहो, पेपर आराम से दो। चलो भाई, और इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो अपन लोग अगली क्लास के अंदर मिलेंगे रैपिड रिवीजन की, जिसमें अब SHM और वेव्स वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।